आइए दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान कुंज क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे भारत में समाचार एवं प्रेस के विकास के बारे में। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्लो बोलती हूँ तो प्लीज़ मेरी वीडियो आप 1.5x की स्पीड से देखिएगा। अब हम देखते हैं भारत में किस तरह से समाचार प्रेस का विकास हुआ। भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास यूरोपीय लोगों के भारत में आने से प्रारंभ हुआ। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मुंबई में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। दोस्तों, जेम्स अगस्टस हिक्की ने भारत में सबसे पहले 1780 ईस्वी में एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जिसका नाम द बंगाल गजट था। इसी को ही द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी कहा जाता था। 1782 में इस समाचार पत्र पर सरकार के द्वारा रोक लगा दिया गया। बंगाल गजट भारती के द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाने वाला पहला समाचार पत्र था, जिसे दोबारा गंगाधर भट्टाचार्य ने 1816 में प्रकाशित करना प्रारंभ किया। उस समय यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। मार्च में ने 1818 में दिग्दर्शन नामक मासिक पत्रिका बंगाली भाषा में प्रकाशित किया था। राजा राम मोहन राय जी के द्वारा 1821 में बंगाली में संवाद कुमैदी तथा फारसी में 1822 में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया गया था। राजा राम मोहन राय जी को राष्ट्रीय भारतीय समाचार पत्र की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। राजा राम मोहन राय जी के सामाजिक एवं धार्मिक विचारों का विरोध करने के लिए 1822 में चंद्रिका का प्रकाशन हुआ। पी.एम. मोतीवाला के द्वारा 1831 में जामे जमशेद बम्बई से प्रकाशित किया गया। 1851 में राष्ट्र गुफ्तार का संपादन दादा भाई नौरोजी के द्वारा गुजराती भाषा में बम्बई से किया गया था। दोस्तों, हिंदू पैट्रियट का प्रकाशन 1853 में कलकत्ता से हुआ। इस पत्र के संपादक हरीशचंद्र तथा गिरीश चंद्र घोष थे। आइए दोस्तों, अब हम कुछ समाचार पत्र अधिनियमों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं 1799 का समाचार पत्रों का अभिवेचन अधिनियम। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में समाचार पत्रों का अभिवेचन अधिनियम लागू कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया, जिसके अनुसार समाचार पत्र के संपादक, मुद्रक और स्वामित्व का नाम उस पत्र पर स्पष्ट रूप से छापना अनिवार्य था। प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले सभी तत्वों को सरकार के भारत सचिव के समीप सेंसर के लिए भेजना अनिवार्य था। इस नियम को भंग करने वालों के लिए सरकार ने डिपोजिशन का दंड रखा था। 1807 में यह एक्ट पत्रिका, पैम्पलेट और पुस्तकों सभी पर लागू कर दिया गया। दोस्तों, दूसरा हम पढ़ते हैं 1823 के अनुज्ञप्ति अधिनियम के बारे में। 1823 में जॉन एडम्स के कार्यवाहक ने गवर्नर जनरल बनने पर भारतीय प्रेस पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी थी। गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि वह किसी भी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दे अथवा नया प्रार्थना पत्र मंगा ले। यह आदेश उन सभी पत्रों पर विशेष रूप से लागू होता था जो भारतीय लोगों के द्वारा या भारतीय भाषाओं में छापे जाते थे। इसके तहत राजा राम मोहन राय जी की मिरातुल अखबार को भी बंद करना पड़ा था। इसके पश्चात भारत में केवल 3 बांग्ला और 1 फारसी समाचार पत्र ही कलकत्ता से प्रकाशित होते रहे। 1824 में राजा राम मोहन राय जी ने प्रेस पर अंकुश लगाने वाले इस अधिनियम के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, परंतु उससे कोई विशेष प्रभाव पड़ा नहीं। दोस्तों, अब हम देखते हैं भारतीय समाचार पत्रों का स्वायत्त होना। इसके तहत विलियम बेंटिक के समाचार पत्रों के प्रति उदारता बनी रही, परंतु कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मैटकॉफ ने 1835-36 में 1823 के कुत्सित नियमों को रद्द करके भारत की समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में उभर कर आए। लॉर्ड मैकाले, जो कि सच्चे उदारवादी थे, इन्होंने भी भारतीय समाचार पत्रों के स्वतंत्रता के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। दोस्तों, अब हम देखते हैं 1857 का अनुज्ञप्ति अधिनियम। 1857 के विद्रोह से उत्पन्न हुई आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए 1857 के अधिनियम संख्या 15 के अनुसार अनुज्ञप्ति व्यवस्था पुनः लागू कर दी गई थी। दोस्तों, इसके अनुसार बिना अनुमति के प्रिंटिंग प्रेस रखना और उसके प्रयोगों पर सरकार के द्वारा रोक लगा दिया गया। सरकार किसी भी समय अनुमति देने या उसे रद्द करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हो गई थी। अब हम देखते हैं 1867 का पंजीकरण अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा 1835 के मेटकॉफ के उदारवादी अधिनियम को रद्द कर दिया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य समाचार पत्रों पर रोक लगाना नहीं बल्कि उन्हें नियमित करना था। प्रत्येक मुद्रित पुस्तक समाचार पत्र पर मुद्रक, प्रकाशक और मुद्रण का स्थान होना अनिवार्य कर दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रकाशन के 1 माह के भीतर पुस्तक की एक प्रति बिना किसी मूल्य के ब्रिटिश कंपनी को देना अनिवार्य कर दिया गया। 1869-70 के वहाबी आंदोलन के कारण सरकार ने राजद्रोही लेखों से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 124A जोड़कर आजीवन कारावास या कम अवधि के लिए निर्वासन या जुर्माने का प्रावधान भी इसमें रखा। दोस्तों, अब हम देखते हैं 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड
लिटन भारतीय समाचार पत्रों के कठोर आलोचक थे। भारतीय भाषाई समाचार पत्रों को राष्ट्रवादी विचारों को रोकने के लिए 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया। इस एक्ट ने समाचार पत्रों के स्वतंत्रता पर रोक लगा दी। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों ने इस अधिनियम का विरोध किया, किंतु कुछ अंग्रेजी समाचार पत्रों ने इस विरोध का समर्थन भी किया। यह कानून भाषाई अखबारों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था दोस्तों, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को उनकी ओर से ही खतरा महसूस हो रहा था। इस एक्ट को लागू करने का निर्णय अचानक से लिया गया तथा इस मामले की पूरी गोपनीयता बरती गई ताकि किसी को पता न चले। वर्नाकुलर एक्ट सरकार की भेदभावपूर्ण नीति का परिणाम था। इस एक्ट के कारण भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की कटुता कम हुई। सोम प्रकाश तथा भारत मिहिर ऐसे समाचार पत्र थे जिन पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कड़ी कार्यवाही की गई। तत्कालिक भारत सचिव कारेबुक ने इस एक्ट की समीक्षा के लिए एक प्रेस कमीशन की स्थापना भी की थी दोस्तों। लॉर्ड रिपन ने 1878 में इस एक्ट को रद्द कर दिया। लॉर्ड लिटन के द्वारा लाए गए इस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। यह एक्ट मुख्य रूप से अमृत बाजार पत्रिका के लिए लाया गया था। उस समय यह पत्रिका अंग्रेजी भाषा तथा बंगाली भाषा दोनों में छपा करती थी दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे 1908 का समाचार पत्र अधिनियम। इस अधिनियम के तहत लॉर्ड कर्जन की नीतियों से अशांति उत्पन्न हुई। कांग्रेस में उग्रवादी दल का उत्थान हुआ और हिंसक गतिविधियां भी हुई। समकालीन समाचार पत्रों ने भी सरकार की कड़ी आलोचना की। इनको दबाने के लिए सरकार ने एक एक्ट न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस 1908 को पारित किया। इसके अनुसार जो समाचार पत्र आपत्तिजनक सामग्री जिससे लोगों को हिंसा की प्रेरणा मिले को प्रकाशित करेगा, उसकी प्रिंटिंग प्रेस या संपत्ति को जब्त किया जाने का प्रावधान रखा गया। स्थानीय सरकार 1867 के समाचार पत्रों तथा पुस्तकों के पंजीकरण के अधिनियम के अधीन किसी भी मुद्रक या प्रकाशक की दी गई घोषणा को रद्द कर सकती थी दोस्तों। अब हम देखते हैं 1910 का भारतीय समाचार पत्र अधिनियम। इसके अनुसार भारतीय सरकार किसी भी मुद्रणालय के स्वामी अथवा समाचार पत्र के प्रकाशन से पंजीकरण जमानत मांग सकती थी, जो कम से कम 500 या अधिकतम 2000 रुपये तक थी, और सरकार को जमानत जब्त करने का और पंजीकरण रद्द करने का पूर्ण अधिकार था। सरकार ने पुनः पंजीकरण के लिए कम से कम 1000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये की जमानत राशि मांगने का अधिकार प्राप्त किया, और इसी समाचार पत्र को पुनः आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने पर उसका पंजीकरण पुनः रद्द कर सकती थी। पीड़ित पक्ष 2 माह के भीतर उच्च न्यायालय के अधीन स्पेशल ट्रिब्यूनल में उस जब्ती की आज्ञा के विरुद्ध अपील कर सकते थे दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे प्रेस इंक्वायरी कमेटी 1921 के बारे में। भारतीय समाचार पत्रों के प्रति कठोर प्रेस कानून की समीक्षा के लिए वर्ष 1921 में विधि सदस्य सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में प्रेस इंक्वायरी कमेटी की स्थापना की गई थी। इस कमेटी की अनुशंसा पर वर्ष 1908 व 1910 के प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया गया था दोस्तों। अब हम देखते हैं 1947 का प्रेस एक्ट। 1931 का भारतीय समाचार पत्र अधिनियम। 1931 का समाचार पत्र अधिनियम संकटकालीन शक्तियों के रूप में जाना जाता है। 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई थी तथा महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण सरकार ने 1930 में समाचार पत्र पर अधिक नियंत्रण करने के लिए एक नया समाचार पत्र अध्यादेश जारी किया। इसकी सिफारिशों में समाचार पत्रों और पुस्तकों के पंजीकरण के अधिनियम में संशोधन, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A और 153A में परिवर्तन और 1931 के देसी राज्य रक्षा अधिनियम के को रद्द करना शामिल था दोस्तों। अब हम देखेंगे समाचार पत्र जांच समिति 1947 के बारे में। संविधान सभा में स्पष्ट किए गए मौलिक अधिकारों के प्रकाश में समाचार पत्रों के कानून की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार ने 1947 में श्री रंगनाथ झा की अध्यक्षता में समाचार पत्र जांच समिति 1947 का गठन किया था। इस समिति ने वर्ष 1931 व 1934 के समाचार पत्र अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 124 और 153A को संशोधित करने की सिफारिश की थी दोस्तों। अब हम देखते हैं आपत्तिजनक विषय अधिनियम। भारत सरकार ने 1951 में समाचार पत्र प्रकाशित करने पर जमानत मांगने तथा जब्त करने का प्रावधान किया। आपत्तिजनक सामग्री जब्त करने के साथ पीड़ित प्रकाशकों एवं मुद्रणालय स्वामियों को ब्यूरो के द्वारा
न्याय मांगने का अधिकार भी दिया गया। इस अधिनियम का भारतीय कार्यकर्ता पत्रकार संघ एवं अखिल भारतीय समाचार पत्र संपादक सम्मेलन के द्वारा कठोरता से विरोध किया गया। इस अधिनियम की जांच हेतु GS राजाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समाचार पत्र आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों, इन्होंने अनुशंसा की कि विज्ञापन को कड़ी संहिता बनाई जाए। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरे कंटेंट आपके किसी काम के हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स।